Assalamualaikum. क्या हाल है बेटा आप लोग के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल. वेलकम टू फिजिक्स वर्स. तो दिस इज आवर सेकंड पेपर फॉर वर्कशॉप डे 7 और आज हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में बेटा? फरवरी मार्च 2025 P4 टू 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है. सही बेटा, IGCSE का पेपर है. 80 मार्क्स का पेपर है. मेक श्योर यू हैव 20 पेजेस. कोई पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो. अगर ऐसा कुछ है तो पहली फुर्सत में, जिस तरह जरा सा कुछ होता है आप लोग मेरी जिंदगी में जहर घोल देते हैं, आपने एग्जामिनर की जिंदगी में जहर घोल देना है. सही है बेटा? एग्जामिनर नहीं, सॉरी, इन्विजिलेटर. फिगर शोज अ फोर्थ एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ द स्प्रिंग. सही है बेटा. तो वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन. कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके. तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर y एक्सिस पे फोर्स है, x एक्सिस पे एक्सटेंशन है. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या है? f ओवर x. यानी हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ही स्प्रिंग कांस्टेंट है. ठीक है बेटा. तो ग्रेडियंट के लिए मैं दो पॉइंट उठा लेता हूँ. एक पॉइंट लेट से मैं उठा रहा हूँ ये वाला, और एक पॉइंट मैं उठा रहा हूँ ये वाला. ठीक है बेटा. तो y2 माइनस y1 था 4000 माइनस 1000. न्यूटन में बेटा x2 माइनस x1, ये क्या आएगा बेटा? 0.08 0.02. यानी आंसर आ जाएगा 4000 माइनस 1000 3000 डिवाइड बाय 0.08 माइनस 0.02 0.06. आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 50,000. और यूनिट क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर. ठीक है, ऊपर फोर्स है, नीचे एक्सटेंशन है, तो 50,000 न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन पर मीटर लिख दें आप. ठीक है बेटा. Student states that spring has not reached its limit of proportionality when force of 4,500 Newton is applied to it. सही है बेटा. How the graph shows this statement is true. 4,500 न्यूटन की फोर्स किधर है? इधर है. बेटा इस फोर्स पे भी हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है. ठीक है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा होता तो ग्राफ की शेप चेंज हो जाती है. ठीक है बेटा. तो हम क्या बोलेंगे? ग्राफ इज स्टिल एट 4500 न्यूटन, कॉमा, graph is following a straight line. सही है बेटा. नेक्स्ट. सही, हमने कब स्टार्ट किया था? देखो ये लिखा ही नहीं हम लोगों ने. 901. Spring can be compressed by forces. Spring described by figure 1.1 compressed by F and has an extension of minus 2.5 minus 0.025 मीटर. डिटरमाइन F. तो बेटा 0.025 मीटर कहाँ पर आएगा? 0.025. बेटा ये देखो हमारे पास ये क्या है? 0.03. और 0.025 कहाँ होगा? इधर. ठीक है. तो इस तरह हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो बेटा ये हमारे पास कितना आ रहा है? अगर ये ऊपर वाला हमारे पास 1000 है, तो ये क्या होगा बेटा? हमारे पास नीचे वाला भी 1000 के बराबर होगा. ठीक है. और ये होगा हमारे पास कितना? 2000. तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ रहा है? 1100 1200 1300. इसका मतलब ये आ रहा है 1250 न्यूटन. सही है. तो हमारे पास 1250 न्यूटन, लगभग दो सिग्निफिकेंट फिगर में 1300 न्यूटन हम लोग लिखेंगे. सही है बेटा. तो हमने क्या दिखाना है? ये जो वर्किंग हमने दिखाई है ग्राफ के ऊपर, एक तो हमें ये वर्किंग दिखानी है. ठीक है बेटा.
सही है। और दूसरा हमें डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखना है 1300 न्यूटन। सही है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, स्टेट वेदर फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एक्सप्लेन योर आंसर। वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन। सही है बेटा। तो हमारे पास ये पेपर 905 पे खत्म हो रहा है ये क्वेश्चन, एंड शुरू हमने किया था 901 पे। इसका मतलब 4 मिनट में हमने ये सवाल सॉल्व किया। सही है बेटा, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Trolley A and B are on horizontal frictionless bench. Trolley A moves to the right with a constant velocity of 0.44 meter per second. Trolley B is stationary. Okay. Figure shows trolley A before it collides with trolley B. तो बेटा ये हमारे पास इसका U1 हो गया, टूवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव, U2 क्या होगा, 0। सही है, बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। एंड ये जो चीज निकली हुई है ना, इससे समझ में आ रहा है ये दो जिसम एक जान वाला सवाल शायद हो सकता है। ओके बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा, स्टेट मोमेंटम ऑफ ट्रॉली बी बिफोर कोलिजन, एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा मोमेंटम ऑफ ट्रॉली बी बिफोर कोलिजन क्या होगा, और बोल रहे हैं अपना आंसर एक्सप्लेन करो। ठीक है बेटा। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, ट्रॉली बी का 0, बिकॉज ये रुकी हुई है। ठीक है। ट्रॉली बी का मोमेंटम है 0 न्यूटन सेकेंड एज ट्रॉली बी इज एट रेस्ट। सही बेटा। स्पीड 0 तो मोमेंटम 0। अब आपने देखा बेटा, मैं जो आपको बोल रहा था कैलकुलेशन बेस्ड सिनेरियो में एग्जामिनर थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा देता है। यहाँ पे देखो बेटा, दो स्टेटमेंट्स के लिए 1 मार्क दिया हुआ है। ओके बेटा, कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन द टू ट्रॉलीज आर जॉइंड टुगेदर, देखा भाई, and travel at a constant velocity of 0.18 meter per second to the right. Mass of the trolley is this. Calculate the mass of trolley B. ओके बेटा। तो हमने क्या स्टेटमेंट बनाना है, m1 u1 प्लस m2 u2, और दो जैसे में एक जान में क्या होता है बेटा, दोनों के मैसेज ऐड हो जाते हैं, तो बेटा हमारे पास एक ही स्पीड से दोनों ट्रैवल करते हैं। नाउ m1 0.75 मास ऑफ ट्रॉली ए बोला है। ठीक है बेटा। u1 हमें पता है, u1 0.44 पता है। m2 मल्टीप्लाई बाई u2 बिफोर कोलिजन 0 था। सही है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, 0.75 m1 m2 निकालना है, और v हमारे पास क्या है 0.18। सही है बेटा। ये v हो गया, ये m1 हो गया, और ये हो गया हमारे पास बेटा u1। और u1 भी पॉजिटिव क्यों लिया है, बिकॉज द स्पीड इज टूवर्ड्स राइट। सही है बेटा। तो क्या होगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.44, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 0.33। ये तो बेटा पूरा 0 हो गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा बेटा 0.18 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, बचा 0.75 प्लस m2। 0.33 डिवाइड बाय 0.18 करो, आंसर आ रहा है 1.83। ठीक है। माइनस 0.75 इक्वल्स टू m2, एंड m2 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 1.083। यानी हमारे पास m2 बिल्डअप हो रहा है क्या बेटा, 1.083, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर में 1.1 kg हो जाएगा। सही है बेटा। 3 मार्क्स 3 कलर से रिप्रेजेंट कर दिए। ओके बेटा, trolley move onto the rough surface which exert a constant force F on the trolley and bring them to rest in 2.6 seconds. Calculate F। सही है बेटा। F क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम। सही है बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हमारे पास क्या बात की है, ट्रॉलीज मूव। तो बेटा ट्रॉलीज का हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो किस तरीके से हम लोग देखेंगे बेटा, दोनों के मैसेज पता चल गए। सही बेटा। तो दोनों के मैथ क्या आते हैं हमारे पास, मैथ इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी। मैथ दोनों का है, एक का 0.75 और एक का 1.1, और दोनों की बेटा स्पीड क्या थी बिफोर, हमारे पास जो सिनेरियो था 0.18 स्पीड थी, सॉरी। और बाद में क्या हो रहा है बेटा, रुक गया ये, क्या बोल रहा है, कम्स टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी वही है जिस वेलोसिटी से दोनों एक साथ मूव कर रहे थे। एंड टाइम टेकन कितना है, 2.6। सही है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, टोटल मास 0.75, ये बेटा टकराने के बाद, ज्वाइन होने के बाद की सिनेरियो है। सही है। वो ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन होके आगे बढ़ रहे हैं, रफ सरफेस ने उन पर फ्रिक्शन प्रोवाइड की और वो रुक गए। सही बेटा। यानी इस डिस्कशन के बाद का डिस्कशन है वो। लेट्स सी। बेटा आंसर आ रहा है 0.128। ओके बेटा, different rough surface exert a smaller resistive force on the trolley. State how this affects the time taken to bring the trolley to rest. Explain your answer. Okay बेटा, डिफरेंट रफ सरफेस है जो कि बेटा स्मॉलर रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर बेटा डिफरेंट रफ सरफेस स्मॉलर रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो बेटा क्या होगा, टाइम टेकन विल बी मोर। टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट विल बी मोर। सही बेटा। क्यों, ऐसा क्यों होगा बेटा, हमारे पास हम ये कह सकते हैं, टाइम टेकन हमें ज्यादा लग रहा है, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी है ना। तो बेटा टाइम टेकन ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास कम है। सही बेटा। सिंस एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, और यही कहानी बता दो बेटा, रेजिस्टिव फोर्स इज लेस, तो टाइम टेकन इज मोर। सही बेटा। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:13, और ये हमारे पास सवाल थोड़ा सा बड़ा था, कंप्लीट हो गया इन 7 मिनट्स। Figure 3.1 shows mains electric heater used to heat up small room. State the region of electromagnetic spectrum which radiates thermal energy from the heater. Infrared. Heating and cooking purpose में infrared. Explain why shiny metal surface behind the heating element increases the thermal energy radiated from the room. तो बेटा shiny metal surface is a good reflector of heat. तो बेटा वो heat energy को reflect करेगा और रूम में भेजेगा। सही बेटा। shiny metal is a good reflector of radiation। सही बेटा। तो it reflects Mach radiation back in the room। ठीक है बेटा। Metal outer casing of heater is urged। State why it is important for this feature। तो बेटा क्या होगा, आप सिंपल बोल सकते हो, इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक। सही बेटा।
if metal case becomes live, comma, it prevents electric shock. ठीक है बेटा, और एडिशनल बता सकते हैं बाय मूविंग ऑल द करंट टू द अर्थ, सही है, बट एक मार्क का है, इतना काफी। ओके बेटा, मेन्स वोल्टेज इज 230 वोल्ट, टू आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच हीटिंग एलिमेंट हैज अ रेजिस्टेंस दिस, कैलकुलेट द करंट इन वन हीटिंग एलिमेंट, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, वोल्टेज है 230 वोल्ट, पैरेलल में गए हैं तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, और एक की रेजिस्टेंस है 89, 230 divided by 89, we are getting an answer of 5.8, 2.58, यानी 2.6 एम्पियर एक हीटिंग एलिमेंट का हमारे पास करंट है। शो दैट इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ हीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1200 वॉट, स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड्स और सिंपल। तो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, करंट इनटू वोल्टेज, करंट हमने निकाल लिया हीटर का, वोल्टेज है 230, 598, तो 598 हमारे पास आंसर बन रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, शो दैट इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द हीटर, ओके ओके, तो हीटर दो लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, टू आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट, मतलब ओवरऑल हीटर की पावर हमारे पास कितनी होगी बेटा, दो हीटिंग एलिमेंट है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 598, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1196 वॉट, जो कि रफली इक्वल क्या हो जाएगा, 1200 वॉट, सही है बेटा। तो एक हीटर की पावर है ऑलमोस्ट 600 वॉट, दो हीटिंग एलिमेंट हैं, तो ओवरऑल हीटर की पावर हो जाएगी 1200 वॉट। आगे देखें क्या कह रहे हैं बेटा, हीटर इज 95% एफिशिएंट, सही है बेटा, एंड कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू द थर्मल एनर्जी, आगे क्या बोल रहे हैं, 95% एफिशिएंट है, पहले तो आप एक काम करो, इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो, दैट इज योर एफिशिएंसी, convert electrical work done to thermal energy. Calculate thermal energy emitted by the heater in D2 in 60 seconds. Give the answer in two significant figures. तो बेटा थर्मल एनर्जी पूछ रहा है क्या आएगी, सही है बेटा, तो हमारे पास थर्मल एनर्जी एमिटेड क्या आएगी, बेटा पावर इनपुट ऑफ द हीटर तो हमें मिली भी है, सही है बेटा, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो हम किस तरीके से करेंगे ये देखें, हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, ऑप्शन सी बराबर है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, तो बेटा हमारे पास पावर आउटपुट क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पावर इनपुट, एफिशिएंसी 0.95 है, पावर इनपुट कितनी थी बेटा 1200, इलेक्ट्रिकल इनपुट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने बोला है इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू थर्मल, थर्मल आउटपुट है, तो 1200 मल्टीप्लाई 0.95, 1140, तो बेटा हमारे पास क्या आ गई पावर आउटपुट। अब एनर्जी किसके बराबर होती है, पावर इंटू टाइम, तो बेटा पावर आउटपुट ये है और टाइम कितना है 60 सेकेंड, आंसर आ रहा है 68400, यानी 68000 जूल, सही है बेटा, ये हमारे पास आउटपुट हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी आ गई। दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:19। और इस सवाल को कंप्लीट करने में हमें टाइम कितना लगा बेटा, 6 मिनट। ट्रेन हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर,
It accelerates from rest with a constant acceleration of 0.7 meter per second square. Define acceleration. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Show that maximum speed of the train is approximately 56 meter per second. Maximum speed किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 200 किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में जाना है। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, और आर से सेकंड में जाने के लिए डिनोमिनेटर को 3600 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या आएगा बेटा, 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। ठीक है बेटा, आंसर क्या आ रहा है 55.5, यानी 56 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर ट्रेन टू रीच मैक्सिमम स्पीड। ओके, तो टाइम टेकन फॉर ट्रेन टू रीच मैक्सिमम स्पीड, बेटा आपके पास रेस्ट से शुरू हुई है, ठीक है, तो u0 है। ठीक है बेटा, v हमने निकाल लिया और एक्सेलरेशन ये रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो टी क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। फाइनल वेलोसिटी है 56, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा 0.70। आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, टाइम आ रहा है 80 सेकेंड। ट्रेन का टोटल मास है ये, बोला है फोर्स विद विच कॉजेज एक्सेलरेशन निकाल दो। सही है भाई, तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए, मास गिवन है हमें 44000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन क्या है 0.7। बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 3.08 इंटू 10⁵ यानी 3.1 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन, 2 सिग्निफिकेंट सेकंड में। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहे हैं, ट्रेन ट्रेवल्स इनटू द हेडविंड। ओके, द फोर्स ऑफ दिस हेडविंड opposes the motion of the train. State and explain the effect of this force on the motion of the train. तो बेटा हमारे पास क्या होगा, ट्रेन अगेंस्ट द हेडविंड, मतलब हेडविंड जो बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा हमारे पास, इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स ऑन द मोशन ऑफ द ट्रेन। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। सही है बेटा, एज रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू हेडविंड डिक्रीजेस। सही बेटा, तो जब हेडविंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, तो बेटा एक्सेलरेशन भी हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:24 एंड हमारे पास सिनेरियो ये है कि हम 5 मिनट में ये सवाल कर पाए। वी आर डन विद क्वेश्चन 4। LDR has low resistance in high intensity and high resistance in dark. Sketch a graph of resistance against light on LDR. तो बेटा रेजिस्टेंस वर्सेस लाइट का ग्राफ हमें बनाना है LDR का। ठीक है बेटा, तो किस तरह दिखाएंगे हम लोग, हमने ग्राफ दिखाया इस तरह, y एक्सिस पे हमने रेजिस्टेंस स्लैश ओम्स दिखाया। ठीक है बेटा, और x एक्सिस पे हमने क्या दिखाया बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अब ओ लेवल IGCSE में इंटेंसिटी की यूनिट
पता नहीं होते आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वॉट मीटर स्क्वायर इनवर्स होते हैं इंटेंसिटी के यूनिट, लेकिन आप ना भी लिखें यूनिट तो चलेगा, आप सिर्फ वर्ड में इंटेंसिटी लिख दिएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। नाउ बेटा, अब हम क्या जानते हैं, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी। सही बेटा। जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी। तो बेटा मैं ऐसे दिखाऊंगा। ठीक, देख रहे हो बेटा क्या हो रहा है। इंटेंसिटी बढ़ रही है, एलडीआर की रेजिस्टेंस देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। तो जब एलडीआर के ऊपर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो बेटा एलडीआर की रेजिस्टेंस हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती भी जाएगी। Figure 5.1 shows part of the electrical circuit used to turn on light when it is dark. Okay. तो ये तो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया था। That is the circuit of dark detector. Complete circuit in figure 5.1 with a symbol of LDR. तो LDR लैंप के पैरेलल लगेगा। ठीक है बेटा, इस तरह। तो बेटा डार्क में क्या होगा, एलडीआर की रेजिस्टेंस तो मिलियंस ऑफ ओम्स में पहुंच जाएगी अंधेरे में। सही बेटा। तो सारा का सारा करंट अंधेरे में यूं ट्रैवल करेगा। सिंस करंट अंधेरे में डार्क में एलडीआर के बजाय बल्ब से ग्लो फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। एक्सप्लेन व्हाई लैंप इज ऑफ इन लाइट एंड लैंप इज ऑन इन डार्क। यूज द आइडिया अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, लैंप लाइट में ऑफ क्यों है और डार्क में ऑन क्यों है, दैट्स व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन। तो बेटा हम किस तरीके से समझाएंगे, सुनो। हम बोलेंगे इन डार्क कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वोल्टेज appears on LDR since lamp is parallel with LDR, so it also have maximum voltage. सही है बेटा। And due to this, lamp glows in dark. सही है बेटा। अब लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करनी है बेटा। एक्सप्लेन व्हाई लैंप इज ऑफ इन लाइट एंड ऑन इन डार्क। तो ये भी बता देते हैं बेटा हम लोग। फॉर लाइट its opposite, comma, LDR has minimum resistance and voltage. So lamp also have minimum voltage. Lamp is off. सही बेटा। तो ये हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये लास्ट वाली अगर हम लोग सिर्फ इतना भी लिखे हैं, फॉर लाइट्स इट्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी जस्ट एक्सप्लेन, तो भी चलेगा। सही है बेटा। तो हमने सवाल किया 9:29 पे खत्म एंड 5 मिनट में हमने सवाल किया है। अगेन देखो वही पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें। 3 मार्क के अगेंस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट आसान होता है, लेकिन 3 मार्क के अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट डिटेल्ड एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है। फिगर 6.1 shows an object
which is 5 centimeter away from the center of the thin lens. Focal length of the lens is 3 centimeter. Diagram is drawn full scale. Full scale मतलब you can take measurements. ठीक है बेटा? क्या बोल रहा है फिगर 6.1 ड्रॉ लेबल द प्रिंसिपल एक्सिस विथ पी. सही है भाई, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, पी से लेबल कर दिया. ओके, ऑन फिगर 6.1 प्लेस लेटर एक्स एट द फोकल पॉइंट. लेटर एक्स फोकल पॉइंट पे प्लेस करें. तो बेटा देखें 3 सेंटीमीटर बोला है ना मुझे फोकल लेंथ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, रूलर प्लेस करेंगे और 3 सेंटीमीटर पे फोकल पॉइंट बताएंगे. तो एक आ रहा है हमारे पास ये, एक आ रहा है ये. तो इनमें से किसी भी पॉइंट पर बेटा आप एक्स लेबल कर दो. मैं दोनों पे कर देता हूँ. सॉरी. सही है बेटा. तो मैंने रूलर प्लेस करके 3 सेंटीमीटर मेजर करके एक्स लेबल कर दिया. On figure 6.1, draw two rays from O to locate the tip of the image produced by lens. Okay बेटा, तो देखिए मैं पहला अप्लाई कर रहा हूँ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Always cuts focal point. And ray of light passing from the center of the lens passes undeviated. बेटा ये जो एक्स्ट्रा लाइन आगे जा रही है आप इसे रब कर दिएगा. एंड ये हमारे पास बेटा क्या बोला है इसमें, टू लोकेट द टिप ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. ओके, टिप ऑफ द इमेज हमें सिर्फ और सिर्फ लोकेट करनी है. ठीक है बेटा. तो टिप ऑफ द इमेज हमारे पास, हम जैसा ऑब्जेक्ट बना हुआ है वैसी इमेज बना देते हैं बेटा. ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है, तो इमेज भी हम ट्रायंगुलर शेप की बना देते हैं. ठीक है बेटा. और यहाँ पे टिप ऑफ इमेज मेंशन कर दो. ठीक है बेटा. ओके, इन द टेबल place a tick on the right hand of the column next to all the terms that describe image in 3. तो बेटा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज बड़ी है, इन्वर्टेड है और इमेज रियल है. सही बेटा. तो इमेज लार्ज है, इन्वर्टेड है, रियल है. ठीक है बेटा. दैट इज हाउ हमारे पास आप इन 3 पे टिक लगा दोगे. ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू एल. The new distance between L and the object is less than the focal length. Describe how the new image is different from the image. बेटा बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को मूव करके यहाँ पे रख दो. तो बेटा ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास की प्रॉपर्टी हो गई. तो हमारे पास इमेज कैसी होगी अब, मैग्नीफाइड, वर्चुअल, अपराइट. सही है बेटा. ये 3 डिफरेंसेस आएंगे. Since it now behaves as magnifying glass, तो image will be virtual and upright. मैग्नीफाइड तो पहले भी थी, डिफरेंट पूछा है उसमें. वर्चुअल एंड अपराइट लिख दो. एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:34. इसका मतलब हमने इस सवाल को करने में 5 मिनट लगाए. Okay beta, figure 7.1 is drawn. It's a drawing of light wave approaching a narrow slit.
स्केल बताया है बेटा 1 सेंटीमीटर 4x⁻7 मीटर के बराबर है। सही है। और आपको साफ दिखाई दे रहा है जो वेवलेंथ है लगभग उतना ही स्लिट गैप है। सही है बेटा। तो ये डिफ्रैक्शन होगी। तो जब हमारे पास वेवलेंथ बराबर हो या बड़ा हो स्लिट गैप से तो क्या होता है बेटा, सर्कुलर वेव फ्रंट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिफ्रैक्शन। नेम द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नैरो स्लिट। क्या इफेक्ट नैरो स्लिट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, हमने बोला डिफ्रैक्शन। Use figure 7.1 to determine the wavelength of light. Give the unit to two significant figures. बोलता नहीं तो भी बोलते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हम। सही है बेटा। तो देखो बेटा, हमारे पास वेवलेंथ क्या है 1.3 सेंटीमीटर। और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बेटा वेवलेंथ कितनी है हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है। हमने यहाँ से शुरू की, यहाँ पे खत्म की, 1.3 सेंटीमीटर वेवलेंथ है। सही है। तो हमने बोला बेटा 1 सेंटीमीटर स्केल क्या बता रहा है, किसके बराबर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 × 10⁻⁷ मीटर को। तो 1.3 सेंटीमीटर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा 4.0 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 1.3। बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास कितना 520। सही है। तो 520 एक्सपोनेंट -9 हमारे पास आंसर आ रहा है। ये हमारे पास आंसर बिल्डअप हो गया। तो हमारे पास 1.3 आ रहा था वेवलेंथ, जिसकी बिना पर हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Figure 7.1 draw three wavefronts that have passed through the narrow slit. नैरो स्लिट से तीन वेवफ्रंट पास हों, आपने बताना है किस तरह। तो मैंने बता चुका हूं आपको सर्कुलर वेवफ्रंट फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे बेटा, पहला वेवफ्रंट आप यूं दिखाओगे, दूसरा वेवफ्रंट आप सर्कुलर दिखाओगे। बस कीप वन थिंग इन माइंड, वेवलेंथ बिफोर एंड आफ्टर डिफ्रैक्शन आप ऑलमोस्ट सेम दिखाओ, रफली टू एन आई। तीसरा वेवफ्रंट आप यूं बनाकर दिखा दो। सही है बेटा। दैट इज हाउ आप शो करोगे डिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा। इसके ऊपर मैं एक मर्तबा और क्रॉस चेक कर लूं बेटा। 1.2 आ रहा है, 1.3 नहीं 1.2 आ रहा है। मे बी इससे हमारा थोड़ा सा डिफरेंस बिल्डअप हो। 1.2 4 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ओके, हाँ डिफरेंस आ गया बेटा। 1.2 आ रहा था, बाय मिस्टेक 1.3 हमने उसे कंसीडर कर लिया था। तो ये आ रहा है बेटा 480। बाकी डायग्राम हमने वैसे ही बनाई है जैसा हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। फॉग हॉर्न्स emit sound of frequency 380 hertz. Okay बेटा, the sound heard by the ship is this, away from foghorn. The speed of sound in air is this. Show that the wavelength of sound is approximately this. Use the equation in words or symbol. तो बेटा मुझे क्या पता है, मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे स्पीड पता है, मुझे डिस्टेंस फ्रॉम विच द साउंड हैज बीन हर्ड भी पता है। सही है बेटा। तो हमें क्या करना है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू बी अपॉन एफ। v इज 330, एफ इज 380। सही है बेटा। 0.86 आ रहा है हमारे पास, 0.868। यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास
0.87 मीटर। ओ 0.9 लेकर आना है तो 0.9 मीटर, 0.90 मीटर। ठीक है, तो लगभग 0.868 मीटर, 0.9 मीटर्स के बराबर हो गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, टाइम इट टेक्स फॉर साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम शिप टू फॉग हॉर्न। तो बेटा हमारे पास स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा, 2.5 किलोमीटर यानी 25,000 मीटर। और स्पीड कितनी है बेटा हमारे पास, 330। 7.57 यानी 7.57, 7.6 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किया 9:41 पे। इसका मतलब हमने इस सवाल को 6 मिनट में कंप्लीट किया और 2-3 सवाल रह गए हैं, उसके बाद ये पेपर खत्म होगा। फिगर 8.1 shows metal rod suspended in the magnetic field by a pair of permanent magnets. Metal rod is connected to a cell and there is a current in the metal rod. Okay. तो बेटा करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और फील्ड की डायरेक्शन तो साफ दिख रही है, नॉर्थ टू साउथ, तो ये फोर्स मांगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। सही बेटा, state the direction of force on the metal rod due to current, explain your answer। तो लेट मी शो यू किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। तो जब आप बैटरी देख लो समझ लो बेटा ये लेफ्ट हैंड रूल का काम है। सही है बेटा, तो देखें हमारे पास सिनेरियो क्या होगा। फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बेटा, करंट जा रहा है इस तरफ। तो देखें मैं अपनी सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में करता हूँ, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। फील्ड यूं, करंट जा रहा है यूं। फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, ये देख रहे हो, फोर्स लग रही है नीचे। फील्ड इस तरफ, करंट जा रहा है अंदर की तरफ, फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। तो फोर्स हमारे पास इस वायर पे टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज लगेगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड्स। और कैसे आई, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट finger is pointed इधर बेटा, towards right, comma second finger is pointed in the direction of current। सही बेटा, तो फोर्स को थंब ब्रैकेट में फोर्स लिख देना, अलाइंस डाउनवर्ड। सही बेटा, ये हमारे पास 3 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है बेटा, कनेक्शन टू द सेल आर रिवर्स्ड। हाउ दिस चेंज अफेक्ट द फोर्स ऑन द मेटल रॉड। तो बेटा सेल के कनेक्शन अगर रिवर्स हो गए तो मेटल रॉड पे फोर्स भी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। फोर्स विल नाउ बी अपवर्ड। ठीक है बेटा, करंट उल्टा हुआ तो फोर्स उल्टी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, बस ये 2-3 सवाल रह गए हैं, उसके बाद हम Q&A करेंगे। टू मैग्नेट्स एंड सेल
are used to make simple electric motor. Okay. Describe the functions of part JKLM. J क्या है बेटा हमारे पास? Provides electrical connection between cell and split ring. बेटा फंक्शन पूछे, नाम नहीं पूछा, ठीक है। और चाहें तो आप लिख सकते हैं कार्बन ब्रश, ज्यादा बेटर होगा नाम लिख दो, ठीक है, ताकि कोई टेंशन बिल्डअप ना हो। के हमारे पास क्या है बेटा? कॉइल, ठीक है बेटा। और कॉइल का हमारे पास क्या काम है बेटा? कॉइल हमारे पास रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा। करंट फ्लोज इन कॉइल एंड इट रोटेट्स। एल क्या है बेटा हमारे पास? एल हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, या जिसे आप एक्सल भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस का काम क्या है? कॉइल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, सही बेटा। एंड फाइनली हमारे पास क्या है? एम। एम हमारे पास क्या है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग का काम क्या है बेटा? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना आफ्टर एवरी हाफ टर्न, रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 947 पे कंप्लीट हुआ सवाल, एंड हमने स्टार्ट किया था इससे बेटा 941 पे। 6 मिनट, एवरेज 6-7 मिनट्स ले रहा है बेटा पेपर का हर क्वेश्चन। Strontium is a radioactive isotope. Nuclide notation of strontium is this. What are isotopes? आइसोटोप में क्या लिखोगे? न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट्स having same number of proton but different number of neutron. Complete table 9.1 for strontium. सही है बेटा। तो स्ट्रॉन्शियम में नंबर इन वन एटम क्या मौजूद है बेटा? बता रहे हैं हमसे कि नंबर इन वन एटम आउटसाइड द न्यूक्लियस कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, सही है बेटा। और 38 जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, तो इनसाइड द न्यूक्लियस कौन होगा? प्रोटॉन, सही बेटा। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? न्यूट्रॉन हमारे पास पहली बात तो इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 माइनस 38, सही है बेटा। 52, परफेक्ट। तो बेटा दो कलर दो मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। Strontium 90 is used to measure thickness of metal sheets in industry. Strontium 90 decays by beta particle which passes through the metal sheet to a detector. One metal sheet of 0.75 millimeter thickness. Why strontium 90 is suitable radioactive source for measure the thickness of the sheet of metal? ऐसा तो पिछले पेपर में भी सवाल आया है। हम क्या बोलेंगे बेटा? When the thickness of the sheet changes, the count due to beta will be changed. When thickness of metal
heat changes, comma, number of beta particles pass through sheet changes. ठीक है बेटा? ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अच्छा, बीटा पार्टिकल बेटा 2 से 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉil से रुकते हैं, तो 0.75 से तो पास हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में लिख दो कैन पास थ्रू 0.75 सेंटीमीटर। सही है बेटा? हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम इज 27 years. Figure shows the shape of the decay curve. Okay बेटा, strontium 90 the source is replaced with a new source after 15 years. Okay बेटा, strontium 90 को रिप्लेस कर दिया है नई सोर्स से 15 साल के बाद। ठीक है बेटा? Suggest why strontium 90 source that is more than 15 years old need to be replaced with a new source. बेटा क्या होगा बेटा, हमारे पास 15 साल में स्ट्रोंशियम 90 के जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो बहुत कम हो चुके होंगे। वलीद बेटा आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पेपर खत्म होने वाला है, उसके बाद आप लोगों के Q&A का ही टाइम है। एक ही चीज बार बार मुझे आप लोगों को क्यों बोलनी पड़ रही है? नाउ बेटा, स्ट्रोंशियम 90 बोल रहे हैं बेटा, हाफ लाइफ इसकी क्या है 27 साल। तो 15 साल के बाद क्या होगा बेटा, हमारे पास स्ट्रोंशियम 90 थोड़े कम रह जाएंगे। तो देखो बेटा, पहले थे 100% थे, 15 साल के बाद कितने बचे हैं बेटा? 15 साल के बाद हमारे पास बचे हैं ऑलमोस्ट हाउ मच 60%। सही है बेटा? तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू लेस नंबर of strontium 90 nuclei left, comma the decay, डीके क्या होता है बेटा, अनस्टेबल से न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस, विल बी स्लो डाउन, विल स्लो डाउन। सही है बेटा? अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि 2 मार्क का सवाल है, तो एक काम करो बेटा, एग्जैक्ट बात करो। ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम 90 लेफ्ट, कितने बेटा, ऑलमोस्ट 60%। डीके विल स्लो डाउन। सही बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सवाल हम लोगों ने वैसे किया है 954 पे, और हमारे पास इस सवाल को करने में बेटा हम लोगों ने 6 मिनट लगाए। लास्ट सवाल होगा आई गेस अब। लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन। ओके बेटा, 954 figure 10.1 shows path of earth as it orbits the sun. X is a position of earth where scientists observe apparent motion of sun throughout the air. ओके तो क्या बोल रहे हैं, एक्स पोजीशन है अर्थ की जहां पर साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं मोशन ऑफ द सन थ्रू आउट द एयर। सही है भाई? डिटरमाइन हाउ मेनी डेज इट टेक्स अर्थ टू मूव अराउंड इट्स ऑर्बिट फ्रॉम एफ टू जी। एफ टू जी बेटा, एफ से जी पर आने में क्वार्टर टाइम लग रहा है, पूरे चक्कर 360 दिन का होता है। सही है, 365 दिन का, सॉरी। तो 365 डिवाइड बाय, आप क्या करोगे बेटा, 4, 365 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा बेटा, 365
डिवाइड बाय 4, इट्स 91.25, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 91। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? F2G is quarter orbit time to complete one orbit is 365 days. So time for F2G 365 डिवाइड बाय 4। सही है बेटा? तो ये हमारे पास 91, हमारे पास इस तरह आंसर है। 91.25 आ रहा है तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में 91 हो जाएगा। 10.1 shows four position E, F, G, H of Earth in its orbit around the Sun. Identify the position of Earth where summer is at when summer is at X. तो बेटा समर कब आएगा हमारे पास X पर? तो समर हमारे पास आएगा X पर जब हमारे पास सिनेरियो क्या होगा बेटा? अगर मैं इसको रेफरेंस आपको बताऊं कि हमारे पास रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस फिजिक्स में हम लोगों ने क्या बात की थी? एक मिनट दीजिएगा, इसे लोड होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ये आ गया। सही बेटा। तो समर हमारे पास किस पोजीशन पर आ रहा है? जब इस तरफ है। ठीक है बेटा। हम नॉर्मली समझते हैं कि जब सूरज जमीन के करीब होगा तो समर आएगा। ऐसे तो फिर समर साल में 2 दफा आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। तो समर आता है बेटा हमारे पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पर। और ये पर्टिकुलर पोजीशन हमारे पास क्या है बेटा? ये पर्टिकुलर पोजीशन हमारे पास है एफ। तो जब समर आ रहा है तब हमारे पास पोजीशन एफ है। सही है बेटा। अगला क्या पूछ रहे हैं? अगला हमसे पूछ रहे हैं विंटर कब आएगा। तो बेटा विंटर हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस कहाँ आ रहा है? पॉइंट जी पर। ठीक है बेटा। तो पॉइंट जी पर हमारे पास, मतलब उस डायग्राम में पॉइंट जी था, लेकिन हमारे पास इस डायग्राम में वो क्या है बेटा? एच। तो ये हमारे पास 1 मार्क ईच हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज दिस। एवरेज रेडियस निकालना है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। तो आर क्या हो जाएगा? वी टी अपॉन 2 पाई। 3.0 इंटू 10 की पावर 4। एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। 3.142। लेट्स सॉल्व। 3 exponent 4 multiply by 365 multiply by 24 multiply by 60 multiply by 60 over 2 multiply by 3.142। बेटा 1.5 exponent 11। यूनिट क्या आएगा? मीटर्स। लास्ट। Earth is the planet in the solar system. State one other planet that naturally occurring object that present in the solar system. किसी भी एक planet का मतलब planet तो बताया हुआ है, बोला एक और नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट बताओ। आप एस्ट्रॉइड बता सकते हो, कॉमेट बता सकते हो, मून बता सकते हो। ठीक है बेटा। तो मैं एस्ट्रॉइड लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा। प्लैनेट तो बोल रहा है, नेचुरली अकरिंग अकरिंग ऑब्जेक्ट मैंने कोई दूसरा बता दिया। ठीक है बेटा। दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस पेपर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 959 पे खत्म किया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को करने में हम लोगों को 5 मिनट लगे हैं। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगा है बेटा? ऑलमोस्ट 58 मिनट्स। सही बेटा। तो
I'm opening the chat box so that you can ask your questions if you have any confusion in any question. ठीक है बेटा? एंड मैं इसको इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ.